एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहूँ हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, संतों, गुरुओं को, उन शिक्षाविदों को जिन्होंने समाज की खातिर, देश की खातिर अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शिक्षक और नेता जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उनके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरू हुई, जिसमें शामिल बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को शिक्षित करने का काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सैयद अहमद खान साहब की। सैयद अहमद खान साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम समाज के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी। आपका जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में सादात खानदान में हुआ। सादात मतलब सैयद खानदान में हुआ था और मात्र 22 वर्ष की अवस्था में इनकी पिता का इंतकाल हो गया। उसके बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों के कारण आपने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली और वहां काम शुरू कर दिया। उसके बाद 1841 में मैनपुरी में उप न्यायाधीश की योग्यता हासिल की और विभिन्न स्थानों पर न्यायिक विभाग में इन्होंने काम किया। और ये भी एक सच्चाई है कि सर्वोच्च ओहदे पर होने के बावजूद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी फटेहाली में गुजारी। सर सैयद अहमद खान ने 1857 का जो आंदोलन हुआ उसको बहुत नजदीक से देखा, उस क्रांति को, 1857 की क्रांति को, और उनकी असफलता और दुष्परिणामों को भी देखा। और 1857 की क्रांति में उनका खुद का अपना घर तबाह हो गया था। निकट संबंधियों का कत्ल हुआ। उनकी मां जान बचाकर कहीं अस्तबल में जाकर के, घोड़ों के अस्तबल में छुपी रहीं और परिवार की इस बर्बादी को देखकर, रिश्तेदारों की इस बर्बादी को देखकर, समाज की इस बर्बादी को देखकर उनका मन बहुत विचलित हो गया और वो दिलो दिमाग में उनके राष्ट्रभक्ति कहीं न कहीं से पैदा होने लगी। राष्ट्रभक्ति की जो थी हिलोरें करवट लेने लगी, लहरें। लेकिन बेचैनी में कुछ समझ नहीं आ पा रहा था क्या करें, तो उन्होंने परेशान होकर एक बार ये इरादा किया कि भारत छोड़ करके मिस्र में जाकर के बस जाऊंगा। तो इस तरीके का फैसला किया। इसी असमंजस की स्थिति में अंग्रेजों ने उनके पास अपनी ओर करने के लिए सादिक और मीर रुस्तम अली को उनके पास भेजा और उन्हें ताल्लुका जहानाबाद देने का लालच दिया। यह ऐसा मौका था कि यदि कोई दूसरा होता तो जिस तरीके से फटेहाल जिंदगी चल रही थी उसे आराम से जाल में फंस सकता था अंग्रेजों के और एक धनाढ्य की तरह जिंदगी बसर कर सकता था। लेकिन सर सैयद अहमद खान बहुत ही बुद्धिमान और समझदार, दूरदर्शी व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने उस वक्त लालच को बुरी बला समझकर ठुकरा दिया और राष्ट्रभक्ति को अपनाना बेहतर समझा। बाद में उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत के मुसलमानों को इस काल कोठरी से नहीं निकाला गया तो एक दिन हमारी कौम बर्बाद और तबाह हो जाएगी और वह कभी नहीं उठ सकेगी। इसलिए उन्होंने मिस्र जाने का अपना इरादा बदल दिया और पूरे अपने अस्तित्व के साथ, पूरी ताकत के साथ कल्याण की मशाल लेकर अपनी कौम और मुल्क की तरफ बढ़ने लगे। वो इस्लामी शिक्षा और संस्कृति के चाहने वाले थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी दूरदृष्टि अंग्रेजों के षड्यंत्र पर भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्हें मालूम था
कि अंग्रेजी हुकूमत भारत पर स्थापित हो चुकी है और उन्होंने उन्हें हराने के लिए शैक्षिक मैदान को बेहतर समझा। इसलिए अपने बेहतरीन लेखों के माध्यम से कौम में शिक्षा व संस्कृति की भावना जगाने की कोशिश की, ताकि शैक्षिक मैदान में कोई हमारी कौम पर हावी न हो सके। मुसलमान उन्हें कुफ्र का फतवा देते, उनको बहुत सारी तकलीफें उनके उसमें दी गई, फतवे जारी किए गए उनके खिलाफ, लेकिन वो उससे रुके नहीं, घबराए नहीं और उनको दुश्मन न बनाकर, बिगड़ कर न बन के उनके बहुत नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश की करते रहे। और वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बातों की परवाह किए बिना अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कोशिश करते रहे। और वो जानते थे कि मुस्लिम कौम ये बात स्वीकार करती है कि सर सैयद अहमद खान ने कौम के लिए क्या कुछ नहीं किया। सर सैयद अहमद खान ईस्ट इंडिया में जब क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो 1857 के गदर में उन्होंने हालात देख करके एक किताब लिखी थी, असबाबे बगावते हिंद। उसमें सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया था। अंग्रेजों को लगता था कि ये जो बगावत है मुगल दरबार में बहुत ऊंचे ओहदे वाले मुसलमानों ने कराई है, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों और हिंदुस्तानी संस्कृति की अनदेखी करते हुए रियासतों को हड़पने का इल्जाम लगाया अंग्रेजों के ऊपर। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों को अपने राजकाज में मुसलमान की भर्ती करनी चाहिए, जिससे ये उत्पात फिर ना हो। सर सैयद अहमद खान को इस बात का बेहद अफसोस रहा कि मुगल जो इस देश पर शासन करते रहे थे, वे एक रोज यूं बेगाने होकर रह जाएंगे, बेगाने कर दिए जाएंगे। अपनी किताब की एक प्रतिलिपि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इंग्लैंड में भेजी थी, ताकि अंग्रेजों को पता लगे। जैसी संभावना थी वही हुआ। कुछ अंग्रेज हुक्मरानों ने उन्हें गलत भेजा, लानत मानत भेजी उनके ऊपर, और कुछ अफसरों ने उनकी बात को माना। पर जो भी हो, खैर अंग्रेजों ने उस किताब को बैन नहीं किया, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। सैयद अहमद खान उस दौर के सबसे विद्वान व्यक्तियों में थे। अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए, वे गणितज्ञ थे, वे चिकित्सा और साहित्य के कई विषयों के पारंगत थे। मौलाना अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम का वो भाषण जिन्होंने कहा था उनके बारे में कि मानता हूं कि सैयद अहमद 19वीं शताब्दी के सबसे महान इंसानों में से थे। उनका यह भी मानना था कि जो हैसियत बंगाल और हिंदुओं के बीच राजा राम मोहन राय की है, वही कद सैयद अहमद खान का उत्तर भारत में और खासकर मुसलमानों के बीच था। आजाद यही नहीं रखे, उन्होंने आगे कहा कि सैयद खान को भारतीय मुसलमानों के सामाजिक संघर्ष का झंडाबरदार बताया। तो इस तरीके की शख्सियत थी सैयद अहमद खान की। सैयद अहमद खान को लगने लगा था कि भारत के मुसलमानों की खराब हालत की वजह सिर्फ उनकी अशिक्षा ही नहीं, बल्कि उनके पास नए जमाने की तालीम नहीं है। क्योंकि उस समय मदरसा में जो मजहब की तालीम दी जाती थी, आधुनिक शिक्षा कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती थी। तो इस बात को इन्होंने महसूस किया और वे इस दिशा में कुछ करने की लगन में जुट गए। उनकी इसी लगन का यह हासिल हुआ कि उनका जहां भी तबादला होता वहां जाकर के स्कूल खोल देते। तो इस तरीके से मुरादाबाद में उन्होंने पहला मदरसा खोला था जब उनका ट्रांसफर मुरादाबाद में हुआ। पर जब उन्हें लगा कि अंग्रेजी और विज्ञान पढ़े बिना काम नहीं चलेगा,
तो उन्होंने मुस्लिम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए स्कूलों की स्थापना की। फिर उनका तबादला अलीगढ़ हो गया। वहां जाकर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की और भारत भर के मुसलमान विद्वान अलीगढ़ आकर मीटिंगें करने लगे, मजलिसें करने लगे और शहर में बड़ा अदबी माहौल पनपने लगा, पैदा होने लगा। उन्होंने तहजीब उल अखलाक एक जर्नल की भी स्थापना की, अखबार की। इसमें मुस्लिम समाज पर खासा असर डाला और यह आधुनिक उर्दू साहित्य की नींव बना। मौलाना आजाद ने कभी कहा था कि उर्दू शायरी का जन्म लाहौर में हुआ, पर अलीगढ़ में उर्दू शायरी को पनपने का मौका मिला। इससे हम समझ सकते हैं कि सैयद अहमद खान का क्या योगदान कितना रहा शिक्षा के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में। सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी की किताबों का उर्दू और फारसी में ट्रांसलेशन किया, तर्जुमा किया और इस्लाम की कुरीतियों पर उन्होंने छेनी हथौड़ा चलाया। इस्लाम की कुरीतियों पर उनको काफिर कहा गया। इस्लाम के जो कुरीतियां थी उसके लिए और शिक्षा के लिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा इस्लाम में नहीं थी, इसलिए शिक्षा के लिए और इस्लाम के कुरीतियों पर बोलने के लिए उनको काफिर कहा गया और उनके सिर पर फतवा भी जारी हुआ। पर इन सब की फिक्र किए बगैर वे सिर्फ एक ही बात बोलते कि जो चाहे मुझे नाम दे दो, मुझे कोई परवाह नहीं, अपनी औलादों पर रहम खाओ, स्कूल भेजो वरना पछताओगे। तो वो कभी फतवा से नहीं डरे, कभी काफिर कहलाने से नहीं डरे और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, बढ़ाते रहे। और वे इस कदर जुनूनी हो गए थे कि मुसलमान बच्चों के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठे करने की खातिर उन्हें नाटक करना पड़ता, गजल गाना भी गवारा था, वो उन्होंने किया। वे मुसलमानों से अक्सर कहा करते थे कि दुनिया को इस्लाम के बजाय अपना चेहरा दिखाओ, यह दिखाओ कि तुम कितने तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे और सहिष्णु हो। ये सारी चीजें सैयद अहमद खान ने समाज के लिए ताउम्र किया, ताउम्र करते रहे और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में कई संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना, 1863 में गाजीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की स्थापना और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया। और इस तरीके से वो इंग्लैंड की यात्रा पर गए। इंग्लैंड की यात्रा की उन्होंने 1870 के आसपास के दौरान, और वो चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम कैम्ब्रिज जैसी महान संस्थाओं की योजना तैयार की, वो बनाना चाहते थे। उन्होंने भारत लौटने पर इस उद्देश्य के लिए एक समिति भी बनाई और मुसलमानों के उत्थान और सुधार के लिए प्रभावशाली एक पत्रिका तहदीब अल अखलाक का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस तरीके से उन्होंने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का गठन किया, जिसके वार्षिक सम्मेलन में मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उन्हें एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे आयोजन किए गए। मई 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम एक मुस्लिम स्कूल स्थापित किया और 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने इसे कॉलेज में बदलने की बुनियाद रखी और उनकी परियोजनाओं के प्रति रूढ़िवादी विरोध के बावजूद कॉलेज ने तेजी से प्रगति की और 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। तो ये संघर्ष रहा सैयद अहमद खान साहब का शिक्षा के क्षेत्र में, जो एक बहुत बड़ी क्रांति थी।
क्योंकि मुस्लिम समाज अपनी जो तहजीब की जो धर्म की जो इस्लाम की शिक्षा था उसी तक सीमित रहते थे। मदरसे में आधुनिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती थी। तो उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की शिक्षा के क्षेत्र में, मुस्लिम समाज के लिए आधुनिक शिक्षा के दरवाजे खोले और वो इसके साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे थे। सैयद अहमद खान मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध उनका प्रोपेगेंडा रहता था। वो कहते थे कि कांग्रेस तो हिंदू आधिपत्य वालों की पार्टी है और इस तरीके से इनमें आपस में तालमेल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सैयद अहमद खान नौकरी भी करते रहे, साथ में शिक्षा का अभियान भी चलाया और राजनीति भी की। इस महान व्यक्ति को ये सब करते हुए 27 मार्च 1898 को हृदय गति रुक जाने के कारण इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं नमन करता हूं सैयद अहमद खान को, जिन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा की क्रांति की ज्योत जगाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई, आज उसमें सभी जात बिरादरी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। देश नहीं दुनिया से बाहर से भी आकर के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए ही काम नहीं किया, ये जो शिक्षा का काम था ये सभी जात बिरादरी धर्मों के लिए था। तो देश को इस बात पे गर्व करना चाहिए सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों पर, जिन्होंने शिक्षा की ज्योति इस देश में जलाई। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज चलाई कि हमारे महापुरुषों का इतिहास हमें जन जन तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से देखते रहिए, कहीं हम भूल न जाए सीरीज, प्रतिदिन सुबह 6 बजे। सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।